Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss another 10 questions which were asked in UGC NET August 2024 exam. तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। कॉन्यूबियम रिफर्स टू, ठीक है। तो कॉन्यूबियम क्या है? कॉन्टिनम आपने पढ़ा था कि दो डिसिमिलर कम्युनिटीज के बीच में जो आपस में रिलेशनशिप्स होती है उनमें कल्चर का एक्सचेंज होता है, उसी को हम कॉन्टिनम कहते हैं। इसको रॉबर्ट रेडफील्ड ने स्टडी किया था सबसे पहले पोक अर्बन कॉन्टिनम के रूप में। और उसके बाद तमाम अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स एंड पीजेंट ट्राइब्स एंड नॉन ट्राइब्स के बीच में, ट्राइब्स एंड पीजेंट्स के बीच में, तमाम इस तरह कास्ट एंड ट्राइब्स के बीच में इंडिया में तमाम स्टडीज हुई। तो यहाँ पर जो कॉन्यूबियम वर्ड है वो कॉन्टिनम से डिफर करता है। कॉन्यूबियम का मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ वीमेन, मींस वाइफ गिविंग एंड वाइफ टेकिंग ग्रुप्स के बीच में। और ये बेसिकली रोम के कल्चर में इस तरह का रिलेशनशिप देखा गया था। रिलेशनशिप बिटवीन द वाइफ गिविंग एंड वाइफ मीन्स दो जो ग्रुप्स हैं, फैमिलीज हैं, उनमें आपस में शादियां होती हैं। मीन्स एक ग्रुप से हम अगर गर्ल लेके आते हैं शादी करके, तो फिर हमारे ग्रुप से उस ग्रुप में जाता है। तो ये वाइफ गिविंग एंड वाइफ टेकिंग जो ये ग्रुप्स हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, इसी को हम कॉन्यूबियम कहते हैं। तो ऊपर के तीन ऑप्शंस नहीं होंगे। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन वाइफ गिविंग एंड वाइफ टेकिंग ग्रुप्स। ओके, the next question देख लेते हैं। इन एमबी लोकल रेजिडेंट टाइप द कपल मे चूज टू लिव। अब एमबी लोकल, एमबी वर्ड ही मीन्स शो कर रहा है बोथ, और लोकल मीन्स रेजिडेंस, जो कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जो रेजिडेंस के आधार पर डिफरेंट फैमिली ग्रुप हो जाते हैं, जिसमें कि पैट्री लोकल होता है मीन्स फादर के घर में अगर आफ्टर मैरिज अगर कोई दो मतलब जोड़े अगर वो मेल एंड फीमेल जो मेड्स हैं वो अगर फादर के घर में रहते हैं आफ्टर मैरिज, तो उसको मैट्री लोकल रेजिडेंस कहा जाता है। माँ के घर में रहते हैं, जो कि मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में दिखाई देता है मोस्टली, तो मैट्री लोकल उसको रेजिडेंस कहते हैं। पैट्री पैट्रिलिनियल सोसाइटीज में दिखाया जाता है। एमबी लोकल में व्हेन दे चूज बोथ मदर्स एंड फादर रेजिडेंस आफ्टर मैरिज। ओके, तो जब दो मैरिज पार्टनर्स आपस में शादी के बाद माँ और पिता दोनों के घर में चूज करते हैं रहना और वो रहते हैं, देन इट इज एमबी लोकल रेजिडेंस। ओके, एमआईटी लोकली होता है जब वो फादर की जो मतलब सिस्टर होती है, मीन्स पैटर्नल आपकी जो आंट होती है, बुआ जिसको कहते हैं हिंदी में, अगर उनके घर में रहती है, दैट इज इट इज मैरिज पार्टनर्स आफ्टर मैरिज व्हेन दे चूज टू लिव इन मैटरनल आंट्स होम, मतलब पैटर्नल आंट्स होम, देन इट इज एमाइटेड लोकली। ठीक है, एमाइटेड लोकली। एमिटेड बिहेवियर भी होता है, इससे जुड़ा हुआ आप लोगों ने पढ़ा था। एंड एवंको लोकली होता है जब आपका पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल मीन्स जो इनको आप मामा कहते हैं, तो यहाँ पे बुआ का घर हो गया, यहाँ पे मामा। और ये मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में ये एवंको लोकल जो बिहेवियर देखा जाता है। और एवंको लोकली जो रेजिडेंस है उसमें मैटरनल अंकल के घर में जब आफ्टर मैरिज मैरिज पार्टनर्स रहते हैं, दैट इज एवंको लोकल। और ये मोस्टली मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में देखा जाता है। देन नियो लोकल होता है में न्यू रेजिडेंस आप चूज करते हैं, इनमें से कोई नहीं बल्कि एक नया रेजिडेंस चूज करते हैं जब मैरिज पार्टनर आफ्टर मैरिज, देन इट इज नियो लोकली। तो यहाँ पर बोला एमबी लोकल रेजिडेंट टाइप में कपल में चूज टू लिव, तो बोथ ए एंड बी होगा, मींस बोथ मींस पैट्री लोकल एज वेल एज मैट्री लोकल, मींस बोथ इन फादर्स रेजिडेंस एज वेल एज इन मदर्स रेजिडेंस। तो ए एंड बी ओनली होगा। आप ऑप्शन वन इज करेक्ट। ओके, ठीक है। इन क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं 13। ethnographic records and observations are used in archaeological understandings of pygmies of Congo by Schaffer, Kungsan by Yellen, Australian aborigines by Gould, uh, Nunavut people of Alaska by Minford। ठीक, तो अगर आप देखेंगे इसके उसमें जाएंगे मतलब बैकग्राउंड में, तो आपको पता चलेगा कि जो BCD है ये आर्कियोलॉजिकल स्टडीज हैं।
मीन्स कुंग जो कालाहारी डेजर्ट के कुंग पीपल्स हैं, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन पीपल एंड न्यूना म्यूट पीपल जो अलास्का के हैं, इन सभी पे एथनो आर्कियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टडीज की गई है। तो ये तीन सही हैं, बल्कि ये इट इज नॉट एन एथनो आर्कियोलॉजिकल स्टडी। ओके, पिग्मीज ऑफ कॉम्बो, तो ये इससे बिलोंग नहीं करता, इसलिए बी सी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी सी डी कहाँ पर है? फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको फोर्थ लगाना है यहाँ पर, बी सी डी ओनली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। यहाँ पर डेटिंग मेथड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और डेटिंग में आप जानते हैं दो तरीके के डेटिंग मेथड्स होते हैं, रिलेटिव डेटिंग एंड एब्सोल्यूट डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग जो है किसी भी मटेरियल की रिलेटिव एज बताती है कि वेदर दैट मटेरियल इज रिलेटिवली ओल्डर और यंगर देन अनदर मटेरियल। ठीक है, जो अनअर्देड होते हैं या जो आपको खुदाई के बाद मिलते हैं, उनकी डेटिंग की जाती है। उसमें पता चलता है कि वो कौन सा ओल्डर है और कौन सा यंगर मटेरियल है, जिसमें स्ट्रेटिग्राफी टेक्नोलॉजी मेथड से हम पता लगाते हैं। लेकिन कुछ एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स होते हैं जिनमें एग्जैक्ट एज जो है वो हम सैंपल की पता लगा लेते हैं। जो अनअर्देड मटेरियल होता है उसकी एब्सोल्यूट डेट पता चलती है, और जिसमें कि रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड है, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग मेथड है, आर्कियोमैग्नेटिक डेटिंग है, फिशन ट्रैक डेटिंग है। ठीक है, तो ये सारे डेटिंग मेथड जो आपको पता चल जाते हैं, एग्जैक्ट एज देते हैं, एब्सोल्यूट एज देते हैं, ईयर्स में आप पता लगा सकते हैं कि इतना ईयर्स ये ओल्ड है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जिन भी नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें कि जितने भी नेचुरल फॉर्म्स हैं अर्थ पे, उन सभी में क्योंकि कार्बन होता है उनकी डेटिंग में रेडियो कार्बन डेटिंग यूज होती है, और जिसमें कि ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक चारकोल, वुड यहाँ जो लिखा है ये इससे मैच करेगा। ओके, देन फिशन ट्रैक डेटिंग आती है। फिशन ट्रैक डेटिंग जो यूरेनियम जो वॉल्केनिक रॉक्स में यूरेनियम होता है उसको उसके फिशन मतलब उसको ट्रैक करते हैं। वॉल्केनिक एशेस या रॉक्स में हम ट्रैक करते हैं कितना अमाउंट है फिशन, मतलब जो फिशन हुआ है यूरेनियम में उसको हम मेजर करते हैं, देन फिशन ट्रैक डेटिंग होती है। ओके, देन आती है आर्कियोमैग्नेटिक डेटिंग। अब आर्कियोमैग्नेटिक डेटिंग क्या होती है? जो क्ले एंड सॉइल्स में जो भी जो सॉइल में मींस मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मटेरियल्स जो अर्थ के मटेरियल्स हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं और पता लगाते हैं कि अगर सेम जो मैग्नेटिक फील्ड या कैरेक्टर्स होंगे तो वो उसकी एज जो है वो सेम होगी। ठीक है, तो इस तरह पता लगाते हैं क्ले एंड क्ले सॉइल्स में जो है अर्थ के मैग्नेटिक मटेरियल्स पर स्टडी करते हैं। सेम एज के अगर वो होंगे सैंपल्स तो उनकी जियोमैग्नेटिक कैरेक्टर्स सेम होंगे। तो अर्थ मटेरियल्स का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखा जाता है। ओके, देन थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग आती है। थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइक पॉटरी, जब इनको हीट करते हैं तो इनसे जो रेडिएशन एमिट होता है उसमें उसको स्टडी करके मेजर करके जो है थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग की जाती है। ओके, तो इस तरह ये सारे डेटिंग मेथड्स हैं। यूरेनियम फिशन को स्टडी करते हैं वोल्केनिक रॉक्स में। ठीक है, देन फिशन ट्रैक डेटिंग हो गई। रेडियो कार्बन डेटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स चारकोल वुड में की जाती है। आर्कियोमैग्नेटिक डेटिंग जो है आपके क्ले एंड क्ले सॉइल्स मीन जो भी अर्थ मटेरियल्स होते हैं सॉइल एंड क्ले सॉइल्स उन पे स्टडी किया जाता है, उनके मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं एंड उसकी एज पता लगाते हैं। थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइक पॉटरी में स्टडी करते हैं और उनमें जो है एमिट करने के बाद जो रेडिएशन होता है हीट करने के बाद जो रेडिएशन एमिट होता है उसी को मेजर करते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो इस तरह रेडियो कार्बन डेटिंग को हमने 3 से लगाया, ए को 3 से लगाया, ए का 3 जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में है। बी को हमने वोल्केनिक रॉक से लगाया जिसमें कि यूरेनियम का फिशन स्टडी करते हैं, ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फिशन ट्रैक है। ठीक है, फिशन ट्रैक उसको ट्रैक करके मेजर किया जाता है। देन आर्कियोमैग्नेटिक डेटिंग आ गई जिसको कि हमने बताया क्ले एंड क्ले सॉइल्स में अर्थ मटेरियल्स में स्टडी करते हैं, तो सी का 4 हो जाएगा एंड डी का 2 थर्मोल्यूमिनेसेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइक पॉटरी। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइक पॉटरी
तो 114 का हो जाएगा 3। देन 115 पे आ जाते हैं, एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स रिजल्ट इन सोशल हार्मनी इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पे होगा ट्रांजैक्शनलिज्म। ठीक है, ट्रांजैक्शनलिज्म जो है, जो रेसिप्रोसिटी एक प्रकार का जो बिहेवियर है उसमें सोशल हार्मनी मेंटेन होती है, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शनलिज्म का। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर डिस्कवरी से रिलेटेड है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको डिस्कवरी बतानी है कि किस किस ईयर में डिस्कवरी, कौन से फॉसिल सबसे पहले उनकी फॉसिल डिस्कवर किए गए थे। तो अरेंज द फॉसिल फाइंड्स इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। ओके, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, होमो हैबिलिस है, निएंडरथल मैन है, होमो इरेक्टस है। अब इन चार में सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई, इसी को क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई निएंडरथल मैन की हुई। निएंडरथल मैन की डिस्कवरी सबसे पहले 1856 में हुई, 1856। ओके, 1856 में डसेल्डॉर्फ जर्मनी में, निएंडर वैली जो डसेल्डॉर्फ जर्मनी में है, वहां पर इसकी स्टडी हुई सबसे पहले लाइमस्टोन वर्कर्स के द्वारा। उसके पहले भी 1829 में भी इसकी इसका कुछ फॉसिल्स पाए गए थे, लेकिन इस को माना जाता है कि 1856 में इसकी डिस्कवरी हुई। ओके, उसके बाद भी फर्दर इसके फॉसिल रिमेन्स पाए गए। ठीक है, देन होमो इरेक्टस की इसके बाद नेक्स्ट आता है होमो इरेक्टस, जिसका कि एक्सकेवेशन हुआ 1891 में। 1891 में इसके फॉसिल जो है वो डिस्कवर किए गए 1891 में। ठीक, तो सबसे पहले निएंडरथल आ गया, देन होमो इरेक्टस की डिस्कवरी हुई, एंड देन आती है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की डिस्कवरी, और ये की गई थी, हाँ, तो ये तो यूजीन डुबोइस के द्वारा की गई थी। होमो इरेक्टस की डिस्कवरी 1891 में यूजीन डुबोइस के द्वारा की गई थी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस में ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानस की वैरायटी जो साउथ अफ्रीका से खोजी गई थी, वो रेमंड डार्ट के द्वारा खोजी गई थी। और रेमंड डार्ट ने, जो कि टोंग बेबी था, ठीक है, उसकी डिस्कवरी हुई थी। लिख नहीं रहा है पेन। ठीक, रेमंड डार्ट। ओके, और ये हुआ था 1924 में, 1924 में। ओके, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस बाय रेमंड डार्ट इन 1924, होमो इरेक्टस इन 1891 बाय यूजीन डुबोइस, निएंडरथल मैन इन 1856 बाय लाइमस्टोन वर्कर्स, एंड देन हैबिलिस, होमो हैबिलिस जो है वो डिस्कवर्ड हुआ था लुइस लीके एंड मैरी लीके के द्वारा। लुइस लीके एंड मैरी लीके के द्वारा डिस्कवर हुआ था। ओके, तो सबसे लास्ट इसकी डिस्कवरी है होमो हैबिलिस की। तो ये आप इस तरह अरेंज कर सकते हैं। तो आप निएंडरथल मैन से स्टार्ट करेंगे, तो सी हो जाएगा सबसे पहले, देन डी, देन ए, देन बी, सी डी ए बी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, सी डी ए बी। ओके, सी डी ए बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग फील्डवर्क ट्रेडिशंस इन एंथ्रोपोलॉजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले किस तरह का ट्रेडिशन, मीन्स जब आप फील्डवर्क ट्रेडिशंस पढ़ते हैं, तो जो शुरुआत हुई फील्डवर्क ट्रेडिशंस की सबसे पहले, वो आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी के रूप में हुई। ठीक है, मीन्स जो अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे वो आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे, और आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो फील्ड वर्क में नहीं जाया करते थे, वो बैठे बैठे उनका एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क हो जाता था। मीन्स दूसरों के द्वारा कलेक्टेड डेटा पर वो निर्भर निर्भर किया करते थे, जो कि ट्रैवलर्स हुआ करते थे, या दूसरे जो मतलब जिनके द्वारा, खासकर ट्रैवलर्स के द्वारा इकट्ठा किए गए जो स्टडीज़ हैं, या मतलब जो भी उन्होंने इकट्ठा किया डॉक्यूमेंट्स, या जो भी मटेरियल्स इकट्ठा किए, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स
या डॉक्यूमेंट्स या दूसरे के द्वारा प्राप्त किए गए कोई डॉक्यूमेंट्स है, उन पर वो निर्भर होते थे आर्कियोलॉजी आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसमें कि टाइलर का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, तो टाइलर जो है आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। दूसरों के द्वारा कलेक्टेड डेटा पर वो निर्भर थे और तमाम आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशंस होती थी उनके में उनके द्वारा पाए गए जो डेटाज होते थे उनको उन्होंने स्टडी किया और दूसरे जो मतलब वर्कर्स थे या ट्रैवलर्स थे उनके द्वारा कलेक्टेड डेटा को उन्होंने स्टडी करके एवोल्यूशनरी अप्रोच जो है क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट थे उन्होंने कल्चर में एवोल्यूशनरी अप्रोच दिया था। ठीक है, तो आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी इस तरह कह सकते हैं। देन उसके बाद जो शुरुआत हुई एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपीडिशंस की। ओके, तो सबसे पहला फील्ड वर्क का जो श्रेय जाता है वो फ्रेंच बोआस को जाता है। फ्रेंच बोआस को फील्ड वर्क करने का सबसे पहला जो श्रेय है, फील्ड वर्क ट्रेडिशन की शुरुआत जो है फ्रेंच बोआस को जाती है, जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने डिफ्यूजन का अप्रोच दिया था और कल्चरल हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया था कि नो कल्चर इज सुपीरियर इन्फीरियर, एवरी कल्चर हैज यूनिक ट्रेड्स। ओके, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी नहीं का था कि कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कल्चर्स को हम स्टडी करते हैं तो हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ओके, तो पर्टिकुलरिज्म, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म और डिफ्यूजनिज्म का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा था। तो इन्होंने ही बैफिन लैंड में सबसे पहले बैफिन लैंड पर एक साल तक 1883 से 84 तक इन्होंने जो है स्टडी किया वहाँ के एस्किमोस को। ठीक है, इनुइट पीपल्स को 1883 से 84 तक एक साल का इनका जो है ये वर्क था, फील्ड वर्क का बैफिन लैंड पर, बैफिन आइलैंड पर, बैफिन। ओके, BAFFIN। ओके, तो ये शुरुआत थी फील्ड वर्क ट्रेडिशंस की। आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी के बाद पहला जो शुरुआत रियल में फील्ड वर्क करने की शुरुआत फ्रेंच बोआस को इसका श्रेय जाता है। देन एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपीडिशंस उसके बाद हुए जिसमें कि टॉरेस स्ट्रेट एक्सपीडिशन है, टॉरेस स्ट्रेट एक्सपीडिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसमें जो है AC हेडन जो है उन्होंने इसको मतलब लीड किया था। हाँ, और उसके उनके साथ थे WHR रिवर, सेलिजमैन और दूसरे अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और इंटरडिसिप्लिनरी कहने का मतलब यहाँ पर इसलिए कि डिफरेंट डिसिप्लिन से बिलोंग करते थे। कुछ एंथ्रोपोलॉजी के थे, कुछ मेडिसिन से थे, जिसमें WH रिवर्स जो थे वो फिजिशियन थे, कुछ म्यूजिशियन भी थे, कुछ बायोलॉजिस्ट थे। तो तमाम बैकग्राउंड से जुड़े हुए, तमाम डिसिप्लिन के जुड़े हुए लोग, उसमें एक फिजिसिस्ट भी थे। ठीक है, उन्होंने साथ में मिलकर ये एक्सपीडिशन पे गए थे और सबका जो अप्रोच था, जो स्टडी थी वो मिलकर फिर वो एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क में आया। ठीक है, उस मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन जो है एंथ्रोपोलॉजी में मिला। तो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपीडिशंस जो है टॉरेस स्ट्रेट एक्सपीडिशन जो है इनकी शुरुआत हुई। ओके, तो फ्रेंच बोआस के द्वारा शुरू किया गया फील्ड वर्क और उसके बाद स्टार्ट हुआ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का ट्रेडिशन, जो कि मेलिनोव्स्की ने शुरू किया था। सबसे पहले मेलिनोव्स्की ने सबसे एक तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मींस वहां पर रहकर कम्युनिटीज के साथ में रहकर उन्होंने स्टडी किया था मेलिनोव्स्की ने। ठीक है, ट्रोबाइंड आइलैंडर्स पर और और नेटिव लैंग्वेज में किया था। ये पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उनकी जो पॉलिनेशियन लैंग्वेज थी उसमें उन्होंने स्टडी किया था। ओके, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड इन नेटिव लैंग्वेज पार्टिसिपेट करके उनकी डे टू डे एक्टिविटीज में बाकायदा 3 साल रहकर वो पार्टिसिपेट करके उन्होंने उनकी नेटिव लैंग्वेज में स्टडी किया था। तो ये ट्रेडिशन का इनका कंट्रीब्यूशन जो हुआ था वो मालिनोव्स्की के द्वारा हुआ था और ये श्रेय इनको जाता है। ठीक है, देन आता है री स्टडीज का ट्रेडिशन, मीन्स जो स्टडीज की गई लोगों के द्वारा अब उनकी री स्टडीज करने का जो अप्रोच था वो नेक्स्ट ट्रेडिशन आता है फील्ड वर्क पे और इसमें ऑस्कर लेविस का आप नाम ले सकते हैं। टेपोचुला री स्टडी किया था, फिर दूसरे अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी जो पहले की स्टडीज थी उसको री स्टडी किया था। ठीक है, देन पार्टिसिपेटरी रिसर्च सबसे लेटेस्ट अप्रोच है फील्ड वर्क ट्रेडिशन में जिसमें कि जो एक्शन एंड अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के समय में
ये पार्टिसिपेटरी रिसर्चेस स्टार्ट हुए, और जिसमें कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनकी मदद से लोकल पीपल को खुद इन्वॉल्व करके और उनकी ही समस्याओं का निदान करने के लिए रिसर्च करते हैं, देन पार्टिसिपेटरी रिसर्च को कहते हैं, जो कि अप्लाइड एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च, तो सबसे पहला जो हो गया वो आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी हो गया। देन एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपीडिशंस हो गए, जिसमें हमने नाम लिया कि पेपिन लैंड एंड देन टॉरेस स्ट्रेट एक्सपीडिशन। देन हमने बताया कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो कि मेलिनोव्स्की के द्वारा शुरू किया गया, एंड देन री स्टडीज, देन पार्टिसिपेटरी रिसर्च। ओके, तो आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, तो सी, देन ए, देन बी, सी ए बी वाला ऑप्शन ये सही है, सी ए बी डी री स्टडीज एंड ई, तो सी ए बी डी आप देख लीजिएगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन है सी ए बी डी। देन नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, question number 118. Language is a force in its own right, that it affects how individuals in a society perceive and conceive social reality, and this view was expressed by, और ये व्यू दिया था सेपियर-बॉब हाइपोथेसिस में। सेपियर-बॉब जो कि लैंग्वेज में इनका काम है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में आप सेपियर-बॉब थ्योरी पढ़ते हैं, हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, और इनके द्वारा ही ये व्यू दिया गया था, ये ओपिनियन था कि लैंग्वेज इज अ फोर्स इन इट्स ओन राइट, दैट इट इफेक्ट्स हाउ इंडिविजुअल्स इन ए सोसाइटी परसीव एंड कंसीव सोशल रियलिटी। ओके, इसीलिए किसी भी जो है आप जब स्टडी करते हैं, लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि मेलिनोव्स्की ने में भी हम लोगों ने बताया ना कि उन्होंने पहली बार नेटिव लैंग्वेज में स्टडी किया, क्योंकि लैंग्वेज ही जब तक आप तक नहीं जानेंगे किसी कल्चर को आप समझ नहीं सकते, तो वहाँ की जो नेटिव व्यू पॉइंट है वो आपको लैंग्वेज के द्वारा ही पता चलेगा। और ऐसा ही कुछ मानना था कि कैसे इंडिविजुअल्स एक सोसाइटी में परसीव या कंसीव करते हैं सोशल रियलिटी, वो इफेक्ट करता है, दैट इज इफेक्टेड बाय लैंग्वेज। ओके, दैट इज इफेक्टेड बाय लैंग्वेज, एंड दिस व्यू वाज एक्सप्रेस्ड बाय सेपियर एंड वॉर्फ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिरिनी ऑफ द ऑर्डर प्राइमेट्स इंक्लूड्स। तो जब आप प्राइमेट्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि क्लेडिस्टिक डिवीजन हुआ था ऑर्डर प्राइमेट्स का, जो कि स्टेप्सिरिनी एंड हैप्लोराइनी में हुआ था। स्टेप्सिराइनी एंड हैप्लोराइनी, राइनी का वर्ड होता है यहाँ पे नोज, स्टेप्सिराइनी जो लिखा है, राइनी मीन्स नोज, एंड स्टेप्सी माने है नेकेड नोज, नेकेड नोज। ओके, नेकेड नोज कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है इनकी नोज, इनको वेट नोज प्राइमेट भी कहा जाता है, वेट नोज्ड प्राइमेट्स, नेकेड नोज प्राइमेट्स स्टेप्सिराइनी को कहा जाता है। जबकि जो हैप्लोराइनी है, दूसरा ग्रुप जो हैप्लोराइनी का है, वो जो है उनकी नोज क्या है, कवर्ड है। ठीक है, तो ड्राई नोज प्राइमेट्स कहते हैं इनको, ड्राई नोज प्राइमेट्स कहते हैं, ड्राई नोज प्राइमेट्स कहते हैं, फरी कवरिंग है इनकी नोज पर, और इनकी नोज पर कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए नेकेड नोज्ड है या वेट नोज्ड कहे जाते हैं। और इसमें जो अर्लीस्ट प्राइमेट्स है, प्राइमेट ऑर्डर का जो क्लेडिस्टिक डिवीजन किया गया, तो स्टेप्सिराइनी एंड हैप्लोराइनी में बांटा गया। स्टेप्सिराइनी में जो अर्लीस्ट प्राइमेट्स हैं, जिसमें लॉरिस है, लेमूर है, आई है, इंड्रस है, उनका नाम रखते हैं। ठीक है, जबकि जो हैप्लोराइनी में है, आप टार्जियर्स को पहले जो है इनके साथ रखा जाता था, प्रोजीमियंस जो पहला जो क्लासिफिकेशन था वो प्रोजीमियंस के साथ रखते थे, और सीमियंस, दो ग्रुप होते थे। ठीक है, तो प्रोजीमियंस में रखते थे, लेकिन जब स्टेप्सिराइनी एंड हैप्लोराइनी में डिवाइड किया गया, तो स्टेप्सिराइनी से टार्जियर्स को हटा दिया गया, क्योंकि टार्जियर्स के पास ड्राई नोज होती है, उनका नोज के ऊपर एक फरी कवरिंग होती है, तो उनको हम दूसरे प्राइमेट्स के साथ रखते हैं हैप्लोराइनी में। वो कौन से प्राइमेट्स हैं, वो हैं न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि गिब्बन्स या भी एप्स में आते हैं, मंकीज एंड एप्स भी आपके जो है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज में आएंगे, एप्स आते हैं जो गिब्बन और क्या कहते हैं ओरंगुटान, और ये आपके क्या कहते हैं गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब आपने पढ़ा एप्स में। ठीक है, 4 एप्स होते हैं,
और मंकीज दो तरीके के होते हैं, ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज, ठीक है, जिसमें हाउलर मंकी आता है और ये कैम्पुचियन मंकी आता है और ये ये लंगूर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपने मंकीज में पढ़ा था। और एप्स देख लिया चार और ह्यूमंस। तो एप्स, ह्यूमंस एंड बोथ टू टाइप ऑफ monkeys, old world and new world, along with tarsiers, these are found, these are means ये किस में डाले गए, these are included in order, मतलब primates के हैप्लोराइनी ग्रुप में, हैप्लोराइनी में, ड्राइनोज में, ठीक है। तो बचे कौन, लेमुर्स एंड लोरिसेस, लेमुर्स एंड लोरिसेस, इंड्रिस एंड आई एंड पोटो, ये सारे किस में आते हैं, स्ट्रेप्सिराइनी में आते हैं। तो इस स्ट्रेप्सिराइनी में ऑप्शन 4 आपको करेक्ट लग रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ओके, क्योंकि बाकी 3 बिलोंग कर रहे हैं हैप्लोराइनी से। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन लग जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ केयरिंग फॉर डिसेबल्ड आर वेल रिप्रेजेंटेड इन द फॉसिल रिकॉर्ड्स एज an amputee discovered at Shanidar Cave, a man crippled by arthritis at La Chapelle Auxerre करके ये है साइट फ्रांस की, शानीदार क्रेव है इराक की साइट, then broken female femur at Swanscombe, a broken skull of child at Mas d'Azil, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एन एम्प्यूटी डिस्कवर्ड एट शानीदार केव, ठीक। एम्प्यूटी डिस्कवर्ड, अब एम्प्यूटी क्या होता है कि जब आपके कोई लिम या जो है फोरआर्म यहाँ पर मतलब लॉस हो गया उसका, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है जब, तो एक प्रकार का डिजीज होता है, एम्प्यूटी कहते हैं जिसको, कि लॉस हो जाता है फोरआर्म या आपका जो ये हैंड है। तो उस तरह का एक फॉसिल डिस्कवर किया गया था शानीदार केव में। एंड अ मैन क्रिपल्ड बाय आर्थराइटिस, आर्थराइटिस आप जानते ही है, गठिया जिसमें कि चलने फिरने में दिक्कत होती है, स्वॉलन हो जाते हैं आपके जो ये होते हैं जॉइंट्स, तो आर्थराइटिस। लास्ट शेपल ऑक्सीडेंट में आपको एक मैन जो कि आर्थराइटिस के द्वारा पीड़ित था वो मिला था, ब्रोकन फीमेल फीमर, और ये तो हमको मालूम है कि ये दोनों जो साइड्स वो मिडिल पैराथिक से बिलोंग कर रही हैं। और मिडिल पैराथिक में जो सबसे पहली बार जो पाया गया कि जो बरियल प्रैक्टिसेस मिडिल पैराथिक में उसके हमको प्रमाण मिले, और कहीं कहीं हमको फ्लावर्स मिलते हैं, शानीदार केव में भी फ्लावर्स मिले थे और दूसरी एक आध केव्स में भी फ्लावर्स मिले थे। नियंडरथल मैन उस समय का जो ह्यूमन एवोल्यूशनरी स्टेज नियंडरथल मैन की थी, तो उनके साथ यहाँ पर हमको नियंडरथल मैन के ही रिमेन्स मिले हैं इन दोनों साइड्स में। और वहीं पर पहली बार जो डिसेबल्ड के केयरिंग के एविडेंस हमको शो करते हैं, मीन्स जो अपने खुद के उनके एंसेस्टर्स थे या उनके साथ जो फैमिली में लोग रहते थे उनके बरियल जो मिले हैं उसमें हमको एविडेंस में मिला है कि उन्होंने उनके प्रति जो उनके इमोशंस उसमें दिखाई देते हैं, ठीक है, इमोशंस दिखाई देते हैं। और इस तरह का यहाँ पर प्रमाण हमको इन 2 जगहों से मिल रहा है जहाँ नियंडरथल के रिमेन्स मिले मिडिल पैराथिक कल्चर ऑफ यूरोप से, ओके, यूरोप एंड एशिया, ये एशिया का है, इराक का है, ठीक है, और ये फ्रांस की साइट है। तो ए एंड बी ओनली हो जाएगा, ए एंड बी ओनली हो जाएगा, ठीक है। तो डिजीज पीपल के लिए, फैमिली पीपल के लिए जो इमोशंस थे सबसे पहले, और बरियल प्रैक्टिस की शुरुआत हुई, और इस तरह के एविडेंसेस का मिलना ये प्रमाण देता है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस सबसे पहले मिडिल पैराथिक कल्चर में नियंडरथल पीपल के द्वारा की गई, और उन्होंने ही रिलीजन की भी पहले शुरुआत की थी, ठीक है। सबसे पहले रिलीजन की जो शुरुआत थी वो इस तरह की जो फीलिंग्स, बिलीफ इन सोल, एनिमिज्म, ये सब शुरुआतें उसी समय हुई थी, ठीक है। तो ए एंड बी ओनली हो जाएगा। So this was all about this lecture. Meet you in next video. Thank you very much.